हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई ज़ेटा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। ऑलमोस्ट आप सभी की समर वेकेशंस ओवर हो चुकी हैं, स्कूल्स रीओपन हो चुके हैं और आप सभी बच्चे अपनी स्टडी वाली जोन में कम बैक कर चुके हैं। लेकिन कम बैक आपका ऐसा होना चाहिए कि जो भी आपने बोर्ड एग्जाम के लिए अपना टारगेट सेट किया हुआ है, कोई बच्चे कहता है कि मुझे 90% से अबव लेकर आना है, कोई बच्चा कहता है मुझे 95% से अबव स्कोर करना है, कोई बच्चा कहता है कि मुझे 60-70% टारगेट है, दैट्स ओके, राइट। तो जो भी आपने सेट किया हुआ है ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम के उस टारगेट को अचीव कर सके। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको एक ऐसा स्टडी प्लान, एक ऐसा रोड मैप चाहिए जिसके बिहाफ पर आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बताने वाली हूं कि जुलाई से लेकर के फैब तक का आपका रोड मैप क्या होगा, ठीक है, क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस पर आपको फोकस करना है, वगैरह वगैरह। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो से ना आपको बोर्ड एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला है, बल्कि आपको ये CUET के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन का एक तरीका बता देगी। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो जिस बच्चे का जो भी टारगेट है वो इस वीडियो को जो देख रहा होगा तो डेफिनेटली he or she will get good marks in both the exam, whether it is CUET or whether it is board exam। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए जो हमारी प्रिपरेशन रहेगी, रोड मैप रहेगा जुलाई से लेकर के फैब तक का, वो क्या होने वाला है। तो इस पूरे रोड मैप को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज है और थर्ड फेज है। फर्स्ट फेज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट फेज के अंदर हम करने वाले हैं जुलाई से सितंबर तक का पूरा स्टडी प्लान हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम अक्टूबर से नवंबर करेंगे, देन उसके बाद में दिसंबर और जनवरी के लिए। तो इसको 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया गया सो दैट कि आप जब इनको टुकड़ों में, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको जुलाई से लेकर के सीधा सीधा जो है वो फैब तक पहुंच गए, बीच में मैंने कुछ ऐसा नहीं बताया तो वो थोड़ा सा टाइडी हो जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके हमें इस वाले मंथ्स में क्या करना है, इस मंथ्स में क्या करना है और इन मंथ्स में क्या करना है, तो वो सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फेज 1 के अंदर हम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। अब ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्या होता है, दैट मीन्स कि हमें अपने बेसिक्स जो है वो पूरे अच्छी तरीके से क्लियर करने हैं। देखो ये तो आप भी जानते हो कि सितंबर तक आते आते हमारे स्कूल में 70 to 80% सिलेबस खत्म हो चुका होता है, ठीक है, खत्म हो चुका होता है। अब आपको क्या करना है, आपने स्कूल में जो भी कुछ पढ़ा वो ठीक है पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़नी है, क्योंकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, NCERT कहते हैं कि बच्चे की हमें क्रिटिकल थिंकिंग को चेक करना है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को चेक करना है, इसलिए वो किसी भी लाइन से कैसा भी क्वेश्चन बना करके आपको दे सकते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि NCERT की आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है, क्योंकि अभी टाइम है। बाद में जब आप बोर्ड एग्जाम के आसपास में अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो उतना टाइम नहीं रहेगा बच्चा, इसलिए अभी से ये टाइम अपना फिक्स कर लो कि मुझे क्या करना है, चाहे थोड़ा ही पढ़ो लेकिन NCERT की लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी है। ठीक है, तो मेक अ शॉर्ट नोट, ये बहुत ज्यादा आपको फायदा देंगे। क्यों? क्योंकि नोट्स जब बनाता है ना कोई भी बच्चा, तो उनको एक रिवीजन जब वो करते हैं तो उससे उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। एक तो उनकी टाइम सेविंग भी होगी और जो भी उन्होंने उसके रिगार्डिंग जो भी कुछ लिखा है तो वो सारी की सारी चीजें ना हमारे माइंड में वो सेट होती रहती हैं, इसलिए नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपको कैसे नोट्स बनाने हैं और किन चीजों पर फोकस करके आपको हिस्ट्री में नोट्स बनाने हैं, तो आपको डेट्स और इवेंट्स, आपको इनसे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि डेट और इवेंट से ही काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, पूरा का पूरा उन्होंने चैप्टर पढ़ लिया, NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़ ली, लेकिन उन्होंने टाइमलाइन पर बिल्कुल फोकस नहीं किया, कौन सा इवेंट कब हुआ था, तो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से आपके मार्क्स हिस्ट्री के अंदर डिटेक्ट हो जाते हैं। तो आपको जब भी शॉर्ट नोट बनाने हैं हिस्ट्री के, तो उसमें डेट्स और इवेंट्स को जरूर से ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी के अंदर डेफिनेशंस और थिंकर्स, ठीक है, कि पर्टिकुलर जो भी डेफिनेशंस दी होती है सोशियोलॉजी के अंदर या किस थिंकर ने क्या कहा, उनकी स्टेटमेंट दी होती है, तो इस पर फोकस करके आपको नोट्स बनाने हैं। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ किसकी, पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल टर्म्स एंड द केसेस, तो ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन पर आपको नोट्स बनाने हैं, राइट। उसके बाद में ज्योग्राफी में आपको मैप वर्क, ज्यादा से ज्यादा जितनी आप मैप की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपके अंदर वो एक क्लैरिटी आएगी कंसेप्ट को समझने की, तो मैप वर्क करना है आपको ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद जब हम सेकेंड फेज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, सेकेंड फेज से जाने से पहले आपको यहाँ पर मैं कुछ बात इंपॉर्टेंट बता देना चाहती हूँ। हाईलाइट द केस स्टडीज, जो भी आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, जो भी आपकी उसके अंदर केस स्टडीज दी हुई है उनको प्लीज हाईलाइट कर लीजिए।
ठीक है, हाईलाइट कर लीजिएगा, राइट। एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म एंड इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके केस स्टडीज आई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स आए हैं या फिर इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आए हैं, उनको जरूर से गो थ्रू करना है, उनको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है कि इसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपने सेकेंड फेज की तरफ। तो सेकेंड फेज जो हमारा होगा वो होगा अक्टूबर और नवंबर के अंदर, है ना। तो अक्टूबर नवंबर में आपको क्या करना है, मतलब 70-80% आपने जो सितंबर तक कवर कर लिया था, कैसे नोट्स बनाने वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। नोट्स कैसे बनाओगे, जब भी आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जब आप रीड कर रहे हो, उसमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हमें लिख लेना चाहिए, तो आप उसको अपने नोट्स में लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए, टाइमलाइंस होगी, तो इससे आप अच्छी तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं। अब आपको अक्टूबर नवंबर में क्या करना है, सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो ये PYQs जो है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि यही से ऑलमोस्ट जो है कभी कभी तो एज इट इज़ जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं। तो आपको अब क्या करना है, अक्टूबर नवंबर के अंदर एटलीस्ट 5 ईयर के आपको PYQs जरूर से सॉल्व करने हैं। उसके बाद क्या आता है, प्रैक्टिस CBSE सैंपल पेपर। तो जो CBSE सैंपल पेपर्स अपने निकालती है ना, उसको भी हमें गो थ्रू करना है। इससे क्या पता चलेगा हमें कि इस बार CBSE अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर किस तरह का क्वेश्चन पेपर देने वाली है, तो उसका सैंपल पहले निकालती है, वो जोर से आपको करने हैं। और बहुत सारे ऐसे सैंपल पेपर मिल जाएंगे लास्ट ईयर वाले भी, उनको भी आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सो CBSE सैंपल पेपर प्लस स्कूल प्री बोर्ड पेपर, ये जो स्कूल प्री बोर्ड पेपर होते हैं ना बच्चा, कई बार इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपके जब प्री बोर्ड्स वगैरह होते हैं तो उन क्वेश्चन पेपर को लाइटली मत लेना या इधर उधर फेंकना मत, उनको अच्छी तरीके से संभाल कर रखना और इनके क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करना। हो सकता है कि वही क्वेश्चन उठ करके आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आ जाए, और चलो नहीं भी आए तो आपके आसपास की इन्फॉर्मेशन जब आपको पता रहेगी तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स को अच्छी तरीके से फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फोकस ऑन। अब हमें किस किस चीज पर फोकस करना है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपको करना है हाउ टू राइट द 6 मार्क का क्वेश्चन। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करती हूँ 6 मार्क का क्वेश्चन, अगर मैं हिस्ट्री की बात करती हूँ 8 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आपके लॉन्ग आंसर्स आते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको उसको फोकस करना है कि हाउ टू राइट, कैसे लिखना है, ठीक है। 8 मार्क का हो गए, 6 मार्क का हो गए, तो ये मैं टाइम टू टाइम बताती रहूंगी आपको। अभी क्या करना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। हेडिंग बनाई, जब उसकी 2-3 लाइन आपने उसमें डेफिनेशंस वगैरह दे दी, जो भी कुछ है उसको डिफाइन कर दिया, देन उसके ऊपर उसके बाद सेकंड पॉइंट बनाइए, देन उसके बाद उसकी हेडिंग बना करके इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको डिफाइन कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल कि आपने यहां पर हेडिंग बनाई, ठीक है, उसको 2 से 3 लाइन में आपने उसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, फिर आपने सेकंड पॉइंट बनाया, उसको 2-3 से, तो इस तरीके से आप अपने लॉन्ग आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे यहाँ पर कि यूजिंग द हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट एंड द कोड। अब आपको क्या करना है, जब भी आप इस तरह का जो लॉन्ग आंसर्स है, जब आप उसको राइटिंग करते हो, मतलब उसको जब लिखते हो, तो जरूर से इन चीज़ों को यूज़ करना है, हेडिंग्स यूज़ करनी है। हेडिंग से क्या होता है, जब भी एग्जामिनर आपका जब आंसर शीट चेक करता है तो हेडिंग पे जब उसकी नज़र जाती है तो समझ जाता है बच्चे का नॉलेज है, ठीक है। तो यूजिंग द हेडिंग बुलेट्स पॉइंट, तो जो भी आप पॉइंट्स बना रहे हो तो उसको बुलेट की फॉर्म में बनाना, मतलब कोई भी उसको मार्क दे देना, ठीक है, इस तरीके से, ताकि एग्जामिनर का जो है ध्यान वहीं पर अटक जाए, ठीक है। एंड द कोटेशन, और जो भी आप अगर कोट्स वगैरह लिखते हो ना कि पर्टिकुलर इस थिंकर ने क्या कहा, या फिर महात्मा गांधी की क्या स्टेटमेंट थी, या फिर कोई भी सोशियोलॉजी के जो हो गए, फिलॉसफी वगैरह हो गई, तो उनको क्या करना है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखना है। अब मैं बात करती हूँ मेकिंग द मैप। अगर आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इनके अंदर मैप्स की जरूर से प्रैक्टिस करनी है आपको, राइट। सो मेकिंग मैप्स, अब ये करोगे कि मैडम मैप को कैसे मेक करें, जैसे कई बार टीचर्स समझाते हुए आपको जब भी चैप्टर कराती है तो इस तरीके से बताती है ना कि यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ही, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा कि आपको एक प्लेस की क्लैरिटी हो जाएगी, वो प्लेस कहाँ पर है, मैंने उसको कहाँ लोकेट किया था। तो इस तरीके से बार बार, चाहे वो कैसा भी बने, आपसे टेढ़ा मेढ़ा गंदा वंदा कैसा बने, लेकिन थोड़ा सा बना करके और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इससे आपको लोकेशंस वगैरह याद रहेंगी, ठीक है। और चार्ट इन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, और आपको क्या करना है, एक चार्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको चार्ट पेपर जो है डेली बनाने हैं, तो आपको क्या करना है, बस उसी के अकॉर्डिंग चार्ट पेपर बनाते हो कि आपका ये चीज़ कहाँ पर है। बड़ा सा चार्ट पेपर नहीं लेना, अपने छोटे से पेपर के अंदर ही, जैसे A4 साइज शीट हो गई, उसी के अंदर ही थोड़ा बहुत अगर आप ड्राइंग कर रहे हो तो उससे क्या होगा, थोड़ी सी चीज़ें रिटेन रहती है आपके दिमाग के अंदर, राइट। तो आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, आप अपने फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, कुछ भी XYZ बना सकते हैं जो कि आपको थोड़ा सा कनेक्ट करने में आसानी रहे, राइट।
अब हम बात करते हैं किसकी, फेज 3 की। तो फर्स्ट एंड सेकेंड रिवीजन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जितना भी हमने पीछे पूरा डिस्कस किया, फर्स्ट और सेकेंड रिवीजन, ठीक है। तो दिसंबर से लेकर के और जनवरी में हम बात करने वाले हैं। तो यह हमारी जो फर्स्ट रिवीजन होगी, सेकेंड रिवीजन होगी, अब हम इसको क्या करने वाले, एक बार और से रिवाइज करने वाले हैं, और ये रिवीजन होगी आपकी दिसंबर और जनवरी के अंदर। अब हमें इन पर किन किन चीजों पर फोकस करना है, तो पहले फर्स्ट रिवीजन जो आपको करनी है वो दिसंबर के अंदर करनी है। रिवाइज ऑल द चैप्टर्स यूजिंग योर नोट्स। अब आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं दिसंबर के अंदर वो नोट्स आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। ये हो गया आपकी फर्स्ट रिवीजन, क्लियर। जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के आपने नोट्स बनाए हैं, दिसंबर के अंदर वो पहली रिवीजन लेनी है आपने, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड रिवीजन लेनी है आपको जनवरी के अंदर। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं अब उसको दोबारा से क्या करना है, रिवाइज करना है, और वो रिवीजन करनी है सेकंड आपको जनवरी के अंदर। फोकस ऑन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, डायग्राम एंड डेट्स। आपने इसमें क्या किया, जो नोट्स बनाए आपने उसको रिवाइज किया। अब नोट्स को रिवाइज करते जो सेकंड रिवीजन करोगे उनमें किसको फोकस करना है, चैप्टर्स पर फोकस करना है, ठीक है, जो आपने यहां पर किया था। इसके साथ साथ में डायग्राम्स आ गए आपके, ज्योग्राफी में जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। बाकी अदर सब्जेक्ट्स में डायग्राम पर फोकस करोगे, और हिस्ट्री हो गई और आपकी पॉलिटिकल साइंस होगी, इसमें डेट्स वाले क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो डेट को इनमें सेकंड रिवीजन के अंदर जोर जोर से कंसीडर करना है। अब मैं यहां पर करूंगी राइट द 2-3 सैंपल पेपर्स पर वीक। अब आपको एक वीक के अंदर 2 से 3 सैंपल पेपर लगाने हैं अंडर द टाइम प्रेशर। जितना आपके पास टाइम है, टाइम कम है तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, टाइम है आपके पास में तो 3 तो आपने सैंपल पेपर्स लगाने ही लगाने। मैंने क्या कहा, 1 वीक के अंदर 2 से 3 आपको सैंपल पेपर लगाने ही लगाने हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर लगाना चाहते हैं। अब ये तो था हमारा पूरा का पूरा जनवरी का प्लान, है ना। आई होप आपको थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा हो कि मैम ने बहुत अच्छे से रोड मैप बताया है ना, और अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना मुझे, राइट। अब फरवरी, यहाँ पर एग्जाम टाइम की बात करते हैं, तो हमारा एग्जाम जो है बोर्ड का कब होता है बच्चा, 15 फेब से हमारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो अब हमें 15 डेज का प्लान क्या रखना है लास्ट मोमेंट पर, ठीक है। अब सबसे पहले आपको करना है रिवाइज योर नोट्स ओनली, नो न्यू टॉपिक्स। अब आपको कोई नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, जो भी आपने नोट्स बनाए उसको रिवाइज करना है, ठीक है। जस्ट फाइनल पॉलिश ऑफ द ऑलरेडी लर्न कंटेंट, जो भी आपने पढ़ा है उसको बस एक फाइनल टच देना है, दैट्स इट। उसके बाद आपको फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन, क्लियर हैंड राइटिंग। अब आपको प्रेजेंटेशन पर फोकस करना है। मान लो बहुत सारे बच्चों का एक कंसर्न होता है कि मैडम 8 मार्क क्वेश्चन में हमें क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। अब उसको अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, इस चीज पर फोकस करना है, ताकि एग्जामिनर फुल मार्क्स आपको हर क्वेश्चन के अंदर दे दे, जो भी आपके लॉन्ग आंसर्स आते हैं। तो फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन, किस तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है, राइट। और साथ में आपकी हैंड राइटिंग क्लियर होनी चाहिए। अभी से थोड़ा थोड़ा सा लिखते रहा करो, ताकि एग्जाम आने तक हैंड राइटिंग थोड़ी सी आपकी इंप्रूव हो जाए। तो अगर तो गंदी संदी सी हैंड राइटिंग होगी तो एग्जामिनर को गुस्सा आएगा और कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट कर लेगा, राइट। उसके बाद में एड थिंकर्स थ्योरी इन सोशियोलॉजी फिलॉसफी। अब आपको क्या करना है, अंडरलाइन द कीवर्ड्स। तो जो भी आपको लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, फॉर एग्जाम्पल की बैटल ऑफ प्लासी हो गई, अब ये लग रहा है कि ये पूछी जा सकती है, बस उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, अंडरलाइन कर लो, इतना सा काम करना है आपने, राइट। उसके बाद में एड थिंकर्स थ्योरीज। अब सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के अंदर आपको क्या करना है, जितने भी थिंकर्स हैं उनकी थ्योरीज है, बस उनको फटाफट से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। ड्रॉ नीट मैप इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर आपको बहुत अच्छे से मैप ड्रॉ करना है। मैंने क्या कहा, ड्रॉ करना नहीं आता कोई बात नहीं, उल्टा सीधा टेढ़ी मेढ़ी लाइन जैसे भी होती है आपकी, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो वो थोड़े थोड़े टाइम पर जो है वो इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी, राइट। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के अंदर आपको मैप बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। अब यहां पर ये तो थी सारी चीजें आपकी जुलाई से लेकर के फरवरी तक का पूरा मैंने टाइम टेबल बता दिया है, रोड मैप बता दिया है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताना चाहती हूँ कि आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ किसकी, हिस्ट्री की बात करती हूँ। तो हिस्ट्री में आपको किस पर फोकस करना है, टाइमलाइन, मैप वर्क, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन एटसेट्रा, क्योंकि ये आपके 4 मार्क्स के आते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर आपके 3 जो है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल हो गए आपके 12 मार्क्स। ये 12 मार्क्स कम नहीं होते हैं, मतलब आप ये सकते हो कि परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ये 12 मार्क्स फ्री के हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार जो भी आपकी केस स्टडी होगी उसको अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या करना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, टाइमलाइन पर देना है, और जो भी आइडियोलॉजीज रही हैं, ठीक है, उन पर आपको फोकस करना है। ज्योग्राफी की बात करते हैं, मैप प्रैक्टिस, इंडस्ट्रीज, रिवर एंड सॉइल। तो जब भी आप ज्योग्राफी में मैप बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इन चीज़ों पर ध्यान देना है। इंडस्ट्रीज से आपके उसमें लोकेशंस वगैरह फिल करने के लिए आएंगी, ठीक है, रिवर्स और सॉइल, तो इन पर
पर जरूर से फोकस करना है। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फोकस ऑन स्टैटिक्स एंड डेफिनेशंस, ग्राफ एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है आपके पास इंग्लिश और हिंदी के अंदर, क्योंकि लैंग्वेज को भी मैंने यहाँ पर लिया है, लैंग्वेज को नहीं छोड़ा है। बहुत सारे बच्चे फिर बाद में कमेंट करते हैं कि मैडम आपने तो इंग्लिश हिंदी का बताया नहीं, और वो तो हमारे पास है। इसमें क्या करना है हमें, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कॉम्प्रीहेंशन। ये बहुत 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 बच्चों की एक वो रहते हैं, क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है कि मैम हमें हिंदी और इंग्लिश मतलब लैंग्वेज के अंदर क्या पढ़ना है। तो कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा पार्ट होता है जो कि स्कोरिंग होता है, तो इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। लेकिन बच्चे काफ़ी इसमें गलतियां भी करते हैं, इसलिए अभी से अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। राइटिंग फॉर्मेट की जो भी आपका राइटिंग पार्ट होता है, राइटिंग सेक्शन होता है, उस पर भी आपको फोकस करना है। लिटरेचर थीम एनालिसिस, ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उस तरीके से पूरा का पूरा करना है। ये आपको सारी चीज़ें स्कूल में बता दी जाती है, तो आप इन चीज़ों को जान करके इन चीज़ों पर फोकस करके अपनी आगे की प्रैक्टिस करेंगे। नाउ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बताना चाहूँगी आपको कि कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, क्या करना है। देखो, तो यूज़ एनसीईआरटी, इससे तो बेटर कोई है ही नहीं, ठीक है। ये तो आप ये लगा लो कि ये संजीवनी बूटी है, या फिर ये कह सकते हो कि ये ट्रेजर है, खजाना है। तो एनसीईआरटी को आपको यूज़ करना है, ठीक है। प्रेफरेंस बुक, जो भी आपको प्रेफरेंस बुक मिलती है, ठीक है, उसको कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो, आप उस बुक को प्रेफर कर सकते हो। और एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक, ठीक है, ये एनसीईआरटी की वेबसाइट पर दिया होता है क्वेश्चन बैंक, तो वहाँ से उसकी जोर जोर से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास कि अगर आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, या आपका एग्जाम है, कल परसों में एग्जाम है, ठीक है, या एक हफ्ते बाद में एग्जाम है, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियोस को देखकर जा सकते हो। और ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 चैनल पर, यानी कि इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट के वन शॉट्स मिल जाएंगे, पार्ट्स में भी मिल जाएंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी, हर तरह के आपको वीडियोस आपको ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पे मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लास्ट तक यहीं पर आपको प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। नेक्स्ट आता है अपना मेक फ्लैश कार्ड फॉर द डेट्स एंड डेफिनेशन। तो आपको फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, ठीक है, माइंड मैप भी कह सकते हो, राइट। माइंड मैप भी हम लोग करवाते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, मेक द फ्लैश कार्ड फॉर डेट्स एंड डेफिनेशंस। तो आप अपने से भी बना सकते हो, इससे क्या होगा, थोड़ा सा मेमोरी में वो रिटेन रहता है। जब आप खुद से जब प्रैक्टिकली चीज़ों को लिखते हैं, करते हैं, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से लर्न रहती है। यूज़ सीबीएसई मार्किंग स्कीम। अब आपको उस मार्किंग स्कीम पता करनी है, ठीक है। तो सीबीएसई जब सैम्पल पेपर निकालती है, तो उसके जरिए आपको पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स आने वाला है, ठीक है। तो आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov, cbseacademic.nic.in पर जाकर आप रेगुलर चेक कर सकते हैं कि मार्किंग स्कीम आपकी क्या होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपके जो मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी है ना, इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीज़ों का बताया, सारी सभी सब्जेक्ट का, ये आपके डोमेन्स हैं। जो इस डोमेन की अभी से अच्छी तैयारी कर लेगा, तो उसको यही डोमेन्स की तैयारी जो है वो अपने सीयूटी एग्जाम के लिए भी करनी है। हाँ, ये है कि आपका लैंग्वेज जो भी होगी, हिंदी है, इंग्लिश है, और साथ में आपका जीएटी है, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो जो बच्चे अभी तक बिल्कुल भी टच में नहीं है, लास्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है उनको, खास करके लैंग्वेज और जीएटी के अंदर, क्योंकि डोमेन्स तो वो पढ़ रहे हैं क्लास 12th के अंदर। अगर आप चाहते हो कि जीएटी प्लस लैंग्वेज की भी हम अपने बोर्ड एग्जाम के साथ में प्रिपरेशन करते रहें, तो उसके लिए आपके पास एक सॉल्यूशन है। फटाफट से पहले तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर आपको क्विज वगैरह भी कराते रहते हैं, और साथ में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो बोर्ड्स के रिगार्डिंग, जो आपको सीयूटी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर देती रहती हूँ। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। सीयूईटी प्लस बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपके पास ये इतने तरह के कोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीयूईटी प्लस बोर्ड एग्जाम, सीयूईटी प्लस में आपका क्लास 12th बोर्ड एग्जाम हो गया। ये हो गया ड्रॉपर के लिए कि जो भी बच्चे अब मार्क्स कमाए हैं, ठीक है, ठीक से तैयारी नहीं की, पहले से तैयारी नहीं की, वो बच्चे क्या करें, मार्क्स कम आ गए उनके, तो अब वो क्या करना चाह रहे हैं, ड्रॉप लेना चाह रहे हैं कि एक साल और मैं अच्छे से तैयारी करूंगा और फिर मैं मार्क्स अच्छे लेकर आऊंगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ बच्चा कि वो जो फीलिंग है रिग्रेशन वाली कि यार काश मैं पहले पढ़ लेता, तो वो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये हो गया, ये है आपका ओनली क्लास 12th के लिए, ठीक है, ये है क्लास 12th के लिए, और ये है महापैक। ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल जो बैचेस होंगे वो महापैक वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, और पूरे साल चलते रहते हैं। जितने भी बैचेस आएंगे महापैक वाले उसमें एनरोल होते रहेंगे, बार बार उनको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, राइट। तो ये महापैक वाले बहुत ज़्यादा फायदे में रहते हैं। इन सभी पर कोई भी अगर आपको परचेज करना है तो डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ कीजिएगा Y489। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैडम इसको परचेज कैसे करना है। तो परचेज करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है ना, एक छोटा सा काम करना है कि अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए इस तरह का आइकन आएगा, जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया आपके पास ऑल कोर्सेज आएगा, ठीक है। अगर आप क्लास 12th की करना चाहते हैं तो बस आपको स्कूल की 12 पर करना है। ये सिर्फ क्लास 12th के लिए है, इसमें जीएटी प्लस लैंग्वेज की प्रिपरेशन नहीं करवाई जाएगी, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, राइट। तो नीचे आना है आपको, ठीक है, व्यू ऑल पे क्लिक करना है। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका ये रहा आधार 4.0, ठीक है।
अनीता मैम दिख रही है यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। पूरे साल की फीस है बच्चा ये, है ना, इस पे भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है Y489 कूपन कोड लगा करके, बस आपको इसे अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब अगर फिजिकली भी आप ट्यूशन लगाते हो तो वहाँ पर सब्जेक्ट आप 1000 रुपीज़ देते हो, ये तो पूरे साल की फीस है 3698 रुपये, है ना। तो जाइए जल्दी से परचेज कर लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को हमारे साथ अभी से तैयार कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से आपको सारी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। इसके अलावा जो बच्चे चाहते हैं कि मैम हमें तो CUET प्लस बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों के लिए कोर्स लेना है, तो यहाँ पर UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करो। आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस को, सभी को अपने फ्रेंड्स को भी बता देना कि वो सारे बच्चे जो है इस कूपन कोड को लगा करके और एनरोल कर सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट। कूपन कोड सभी के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। ये है आपका आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, राइट। तो ये रहा आरंभ 4.0 बैच, ठीक है। वो आधार था, ये आरंभ है, राइट। कूपन कोड लगाएंगे यहाँ पर Y489, ठीक है, Y489 कूपन कोड लगाएंगे, अप्लाई करेंगे और ये पूरे साल के लिए CUET प्लस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 6985 का आपका कोर्स ये पड़ रहा है। इसमें भी जाकर एनरोल कर सकते हो। जो भी बच्चे अपने CUET के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर, दोनों के अंदर अच्छा टारगेट करना चाहते हैं, मार्क्स अच्छे लाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये रास्ता है, ठीक है। आई होप आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चा मैं फिर से कह रही हूँ, पढ़ाई आपको बाद में भी करनी है, मार्क्स सबको अच्छे लेकर आने हैं, लेकिन वही बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आएगा जो अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देगा। इसलिए थोड़ा सा सोचिएगा कि अगर आप वाकई में सीरियस हो, अपने मम्मी पापा को वो खुशी देना चाहते हैं जिसके वो हकदार हैं, वो भी तो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। वो नहीं देखते कि आपको कौन सा स्टडी मटेरियल चाहिए, बस आपने बोला एक बार वो स्टडी मटेरियल आपको दिला देते हैं ना। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपकी बारी, अच्छे से तैयारी करो और अपने मम्मी पापा को वो खुशी का पल उनको गिफ्ट करो जिसके लिए वो इतने दिनों से वेट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।